हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एच.सी. वर्मा चैप्टर 10 के क्वेश्चंस। और हमने क्वेश्चन 42 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 43 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 43 क्या बोल रहे हैं। A 6.5 meter long ladder rests against a vertical wall reaching a height of 6 meters. A 60 kg man stands halfway up the ladder. ठीक है, तो पहले हम सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं। एक लैडर है जिसका लेंथ 6.5 मीटर्स है और ये एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट रखा हुआ है और कहा है ये जो हाइट है इसका वर्टिकल हाइट इज़ 6 मीटर्स। और एक 60 केजी का आदमी है जो कि लैडर के आधा लैडर ऊपर चढ़ चुका है, यानी कि यहाँ पे होगा करीब वो। और आधा लैडर मतलब ये हाइट और ये लेंथ एक्चुअली इज़ 6.5/2 मीटर्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द लैडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट मैं ए बोल देता हूँ और ये पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। तो बोला है पॉइंट ए के अबाउट मैन कितना टॉर्क एग्जर्ट कर रहा होगा। तो मैन जो है उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ इट्स वेट mg। और मैन का वेट है 60, तो वेट होगा 60 टाइम्स g। तो टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू मैन्स वेट विल बी आदमी का वेट, दैट इज़ फोर्स, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन से हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ कितना होगा। ये लेंथ इज़ 6.5/2 मीटर्स और ये एंगल हम थीटा बोल देते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो दिस विल बी 6.5/2 इंटू साइन थीटा। यानी कि टॉर्क मिल गया मुझे फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसका वैल्यू आप निकालोगे तो पहले मुझे थीटा भी पता करना पड़ेगा। व्हाट विल बी माई थीटा। तो हम अगर इस ट्रायंगल को देखें, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रायंगल को देखें अगर हम, तो यहाँ से cos theta will be equal to base upon hypotenuse. Base is 6 and hypotenuse is 6.5। यहाँ से जब आप थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 22.62 डिग्रीज़। बस अब यहाँ से आपको कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट करने हैं यहाँ पे और जब आप आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 735.75 न्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये पार्ट ए का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पूछा है, एज्यूमिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द मैन एंड एज्यूमिंग वॉल टू बी स्मूथ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर। तो ग्राउंड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लैडर पे। तो चलिए देखते हैं, हम FBD बना लेते हैं अपने लैडर का। दिस इज़ माय लैडर और ये मैन। हम सिस्टम अपना लैडर प्लस मैन दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं। तो मैन के ऊपर एक वेट लग रहा होगा, दैट इज़ 60 g। वॉल एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज़ NW। दिस इज़ पॉइंट ए। और ग्राउंड पे जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है लैडर पे, दैट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ NG। और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ़्ट लगेगा क्योंकि जो लैडर का इस पॉइंट का टेंडेंसी है वो इस साइड को स्लिप होने का है। तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज दैट और फ्रिक्शन का फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ़्ट FS। बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें पता करना है कि कितना होगा
हमारा ये टोटल फोर्स बाय द ग्राउंड। तो टोटल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है दैट इज़ एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो दोनों के वैल्यूज़ हम पता कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फोर्स को बैलेंस करें इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज़ समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वर्टिकल और वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पे है। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में सिर्फ मेरा दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक वेट ऑफ द मैन जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, दैट इज़ 60 g। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड मुझे पता चल गया, दैट इज़ 60 टाइम्स g, यानी कि 600 न्यूटन्स। मैं ग्रेविटी को 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एन का तो वैल्यू पता चल गया। अब एफ का वैल्यू के लिए मुझे कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द टॉर्क्स अबाउट पॉइंट ए शुड बी अगेन 0। तो एक एक करके सारे फोर्सेस का टॉर्क हम लिखते हैं। सबसे पहला मैन का वेट जो है 60 g के कारण कितना टॉर्क लग रहा होगा। हाँ, पार्ट ए में एक चीज़ और, ये जो टॉर्क है ये पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानता हूँ अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो वापस से पार्ट बी पे आते हैं। तो समेशन ऑफ टॉर्क्स अबाउट पॉइंट ए को मैं 0 कर रहा हूँ। तो जो मैन का वेट है उसके कारण जो टॉर्क आएगा ए पॉइंट पे, दैट इज़ -735.75 प्लस नॉर्मल रिएक्शन जो है ग्राउंड का, वो एक टॉर्क लगा रहा होगा पॉइंट ए पे कुछ ऐसा, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसे पॉजिटिव लूँगा। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका लेंथ विल बी लेंथ ऑफ द रैडर। और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा था। तो यहाँ से ये एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। तो ये थीटा, और यहाँ से ये आ जाएगा 6.5 साइन थीटा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड इज 600 इंटू 6.5 साइन थीटा। और फर्दर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा फिर से एक पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। तो क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानता हूँ, माइनस एफ एस इंटू, फिर से मैं लाइन ऑफ एक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका लेंथ हो जाएगा 6.5 कॉस थीटा। ये एंगल थीटा गिवन है, गिवन नहीं मतलब एज्यूम किया था। तो इंटू 6.5 कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ एफ एस अननोन है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। दैट विल बी फ्रिक्शन का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये अराउंड आ जाएगा 125 न्यूटन्स। एंड दिस इज़ द आंसर। मुझे दोनों फोर्सेस के वैल्यूज़ पता चल गए। अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट भी हम पता कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स बाय द ग्राउंड विल बी mg² प्लस F² ये जो है ग्राउंड मेरा एक रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स कुछ किस तरफ लगेगा, इस तरफ में एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 कर रहा है कि अ डोर ऑफ एन एल्मिरा इज 6 feet हाई, 1.5 feet wide and weighs 8 kgs. The door is supported by 2 hinges situated at a distance of 1 foot from the ends. If the magnitude of the forces exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude. तो सबसे पहले हम एक डोर बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक डोर है जिसका हाइट मुझे गिवन है
हाइट इज़ 6 फीट और विथ भी मुझे गिवन है, दैट इज़ 1.5 फीट। डोर का एक वेट एक्ट कर रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू, और वो वेट होगा मास, दैट इज़ 8 kgs इंटू जी। और कहा है ये 2 हिंजेस से सपोर्टेड है, यानी कि एक हिंज मान लिया यहाँ पे होगा और दूसरा हिंज यहाँ पे होगा, और दोनों हिंज का जो डिस्टेंस दिया है एंड से, दैट इज़ 1 फीट। ये 1 फीट और ये भी 1 फीट। तो देखिए हिंज में कौन कौन से फोर्स आ रहे होंगे। हिंज सबसे पहला तो वेट को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड में फोर्स लगा रहा होगा, अपवर्ड रिएक्शन। और दूसरा किसी भी पॉइंट पे देखें हम, मान लिए इस पॉइंट पे देखते हैं तो वेट एक टॉर्क लगा रहा है, तो इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हिंज एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा। मान लिया यहाँ पे एक राइट में फोर्स लगा रहा है और हिंज मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, तो दूसरा वाला हिंज एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ़्ट साइड में, कुछ ऐसा। तो फिर यहाँ से, और दूसरा चीज़ क्या बोला है कि दोनों हिंजेस का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दैट इज़ इक्वल। तो एक चीज़ मुझे पता है, दिस इज़ Fx, और ये इक्वल एंड अपोजिट, ये भी Fx, और मैग्नीट्यूड इक्वल बोला है, तो हॉरिजॉन्टल का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वर्टिकल का भी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो दिस इज़ Fy एंड दिस इज़ ऑल्सो Fy। बस अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो इसके आगे का सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे हम। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी ज़ीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो वाई डायरेक्शन में एक तो Fy लगा रहा है एक हिंज, और दूसरा हिंज भी Fy लगा रहा है, और वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, यानी कि -8g। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे Fy का वैल्यू पता चल गया, दैट इज़ 4g। और नेक्स्ट मुझे Fx का वैल्यू पता करना है। तो Fx का वैल्यू पता करने के लिए कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को ज़ीरो कर देते हैं। तो मान लिया मैंने इस पॉइंट को कुछ A, और समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट पॉइंट A शुड बी 0। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए A पॉइंट मैंने एज्यूम किया है, तो इसके कारण ये Fy और ये Fx का टॉर्क तो ज़ीरो होगा पॉइंट A के अबाउट, और साथ में ये Fy का टॉर्क भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये Fy का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो A से पास कर रहा है। तो टॉर्क सिर्फ होगा सिर्फ मेरा ये Fx का और ये 8g का। तो चलिए देखते हैं। तो ये Fx का टॉर्क अगर हम लिखेंगे पहले, तो दिस विल बी Fx इंटू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज़ दिस लेंथ। एंड व्हाट इज़ दिस लेंथ? ये पूरा लेंथ 6 फीट है, इसमें से -1 यानी कि 2 फीट माइनस किए, तो ये 6 - 2 4 फीट डिस्टेंस बच गया। तो Fx इंटू 4 फीट। और ये टॉर्क जो है दिस इज़ पॉइंट A के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं नेगेटिव बोल देता हूँ। फिर से प्लस, फिर ये 8g का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और यहाँ से पॉइंट A से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ ये, दिस विल बी 1.5/2, क्योंकि सेंट्रॉइड पे ऐड कर रहा है ये, तो टोटल विड्थ अपॉन 2 होगा ये डिस्टेंस। तो टॉर्क देखेंगे तो फिर से 8g इंटू 1.5 फीट, एंड दिस ये टॉर्क भी क्लॉकवाइज है तो ये भी नेगेटिव होगा, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे Fx का वैल्यू पता चल गया, दैट विल बी इक्वल टू 8g इंटू 1.5 अपॉन 4, यानी कि 2g इंटू 1.5,
यानी कि 3g आ गया और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, यानी कि जो मेरा fx का एक्चुअल जो फोर्स लाई कर रहा होगा ये वाला, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। बस यहाँ से मुझे fx और fy पता चल गए तो मुझे नेट पता चल जाएगा। नेट जो होगा दैट विल बी 4g होल स्क्वायर प्लस 3g होल स्क्वायर का रूट अंडर, और ये आ जाएगा 5g, एंड दिस इज़ दी आंसर। मैं एक बार आंसर मैच भी कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन 44 का आंसर इज़ 43 न्यूटन्स, और अगर मैं 9.81 इंटू 5 करूँ तो ये आएगा 49। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, ये 8g अपॉन 1.5 है ना, ये 1.5 अपॉन 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1.5 अपॉन 2 आएगा, तो fx मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा, दैट विल बी 1.5g आएगा यहाँ से, fx 1.5g, और यहाँ से जब आप निकालोगे fr, दिस विल बी रूट अंडर 4g होल स्क्वायर प्लस 1.5g होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे को 43 न्यूटन्स आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में एक डायग्राम गिवन है जो मैं अभी बना देता हूँ। तो देखिए, एक ऐसा डायग्राम गिवन है, दिस हाइट इज़ h, दिस टोटल लेंथ जो दिया है इस रॉड का दैट इज़ l, एंड ये एंगल गिवन है थीटा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ रोलर। यहाँ पे एक रोलर है, रोलर सपोर्ट। तो देखिए, रोलर सपोर्ट का मतलब होता है ना कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, ये लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा। एन आर बोल देता हूँ उसको, रोलर। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड इफ़ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो इस सिनेरियो में मुझे म्यू पता करना है, तो चलिए देखते हैं। फिर से हम पहले FBD ड्रॉ करेंगे अपने इस रॉड का। तो ये मेरा रॉड है, और यहाँ मान लिया यहाँ पे मेरा रोलर सपोर्ट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? सबसे पहला तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू रॉड का वेट, दैट इज़ mg। फिर एक ग्राउंड लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको मैं ng बोल देता हूँ। और अब देखिए, इसका टेंडेंसी, ये जो पॉइंट है ये इस तरफ को स्लिप करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन की साइड तरफ एक्ट करेगा। फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस साइड में Fs। और रोलर के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल रॉड के, दिस इज़ nr। और ये हाइट मुझे गिवन है h। तो चलिए, सबसे पहले हम एक चीज़ और, ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम सारे फोर्सेस का समेशन ले लेंगे इन y डायरेक्शन टू बी 0। तो ng प्लस nr cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन को 0 कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखें तो nr साइन थीटा लग रहा है एक, माइनस Fs इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे
एन आर साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, दैट इज़ एफ एस। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अननोन्स क्या क्या है मेरे पास? अननोन्स है एन जी, एन आर और एफ एस, 3 अननोन्स है। तो मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे। तीसरा इक्वेशन मैं टॉर्क को बैलेंस करके निकालता हूँ। टॉर्क को देखिए, टॉर्क बैलेंस कुछ एक ऐसे पॉइंट से लीजिए जहाँ पे आपके मैक्सिमम अननोन्स 0 हो जाए। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करूँ तो एफ एस और एन जी का जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट वो 0 हो जाएगा, सिर्फ एन आर का टॉर्क आएगा। तो मैं इस पॉइंट को चूज़ कर रहा हूँ, लेट दिस पॉइंट बी ए। तो समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट पॉइंट ए शुड बी 0। तो ये एन आर का कितना आएगा? एन आर जो आएगा इसका टॉर्क, इसके लिए पहले ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता करना होगा। दिस विल बी एच बाई साइन थीटा। एच बाई साइन थीटा, मैं इस ट्राइंगल से देखूँ तो ये इसका हाइट इज़ एच एंड दिस एंगल इज़ थीटा। तो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा दिस विल बी एच साइन थीटा। तो इसका टॉर्क आ गया एन आर इंटू एच साइन थीटा। और इसका जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इसे पॉजिटिव रहने दूंगा। नेक्स्ट प्लस वेट के कारण कितना लग रहा होगा? वेट एम जी, और इसका लाइन ऑफ एक्शन से फिर मैं ये डिस्टेंस दिखाऊंगा। तो दिस विल बी एल बाई 2 कॉस थीटा। तो प्लस एम जी एल बाई 2 कॉस थीटा, और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट है। तो क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आए। तो और कोई फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा है। बाकी एन जी और एफ एस का टॉर्क होगा 0, तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल 0। और यहाँ से हम एन आर का वैल्यू पता कर लेंगे डायरेक्टली जो एन आर का वैल्यू आया दैट इज़ एम जी एल बाई 2h साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ से अब इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 से मैं एन आर का वैल्यू रखूँगा और फ्रिक्शन का वैल्यू पता कर लूँगा। व्हाट विल बी माई फ्रिक्शन विल बी एन आर इंटू साइन थीटा, यानी कि इसमें बस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है। तो एम जी एल अपॉन 2h साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बस अब इसके बाद एन जी का वैल्यू पता करना है मुझे। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से मैं नॉर्मल रिएक्शन मतलब ग्राउंड का फोर्स पता करूँगा। दैट विल बी एन जी प्लस एन आर कॉस थीटा। व्हाट इज़ माई एन आर कॉस थीटा? एम जी एल अपॉन 2h साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ से जब आप पता करोगे तो मुझे एन जी का वैल्यू पता लग गया, दैट इज़ एम जी माइनस एम जी एल अपॉन 2h साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मुझसे क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू पूछा था, तो मुझे पता है जो फ्रिक्शन होता है दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमने निकाल चुका है, दैट इज़ दिस क्वांटिटी। तो दिस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड एन जी इज़ दिस क्वांटिटी। तो यहाँ से फिर म्यू का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, दैट विल बी एम जी हो गया, सब जगह से कैंसिल आउट। और फाइनली मेरे पास म्यू का वैल्यू अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो वो आ जाएगा एल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2h माइनस एल साइन थीटा
cos square theta, and this is the answer. Next, question number 46. तो क्वेश्चन 46 कह रहा है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 300 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर rotates at an uniform angular speed of 2 radians per second about the axis perpendicular to the rod through an end. यानी कि मेरे पास एक रॉड है और ये रॉड का मास दिया हुआ है 0.3 kgs, लेंथ इज़ 0.5 मीटर्स, और कहा है कि ये रॉड एक एंड के थ्रू एक्सिस पास कर रहा है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियंस पर सेकेंड. तो मुझे पहला पता करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू ओमेगा. तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दैट इज़ ml²/3 होता है किसी भी एंड एक्सिस के अबाउट, इनटू ओमेगा. सारे वैल्यूज़ मुझे मालूम है, बस पुट करना है. तो 0.3 इंटू L² इज़ 0.5² अपॉन 3 इंटू ओमेगा इज़ 2, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.05 kgs मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नेक्स्ट पार्ट बी, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड. तो जो सेंटर ऑफ द रॉड का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? ये सेंटर है, इसका स्पीड मुझसे पूछा है. व्हाट विल बी स्पीड? दिस विल बी ओमेगा आर, और आर मेरा क्या है यहाँ पे? आर इज़ दिस डिस्टेंस, जिस पॉइंट ऑफ रोटेशन से सेंटर का डिस्टेंस, दिस इज़ L/2 यानी कि 0.25 मीटर्स. तो V विल बी इक्वल टू ओमेगा इज़ 2 रेडियंस पर सेकेंड, R इज़ 0.25, तो ये आ गया 0.5 मीटर्स पर सेकेंड. और नेक्स्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो रॉड का काइनेटिक एनर्जी, रॉड जो है रोटेशन में है तो मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करना है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो सारे वैल्यूज पुट करने हैं. हाफ इंटू आई इज़ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2². यहाँ से आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन 47 कर रहा है, अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट. एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है जिसका मास 2 kg एंड एज 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर. रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल. तो किसी भी एक डायगोनल के अबाउट ये रोटेट कर रहा है. मान लिया ये डायगोनल है. अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 0.1 न्यूटन मीटर, और जो टॉर्क का वैल्यू गिवन है मुझे दैट इज़ 0.1 न्यूटन मीटर. तो कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. यानी कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे मुझे एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पता करना है. चलिए देखते हैं. तो इस एक्सिस के अबाउट जो स्क्वायर का किसी भी डायगोनल या फिर कोई भी एक्सिस जो स्क्वायर के सेंटर से पास कर रहा हो और इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/12. ये मैंने पहले भी बता चुका है अपने वीडियोस में. तो फिर मुझे यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया. मास इज़ 2 kg, साइड लेंथ इज़ 0.1 मीटर्स स्क्वायर अपॉन 12. तो यहाँ से हम अपना टॉर्क का इक्वेशन लगाएंगे. टॉर्क टाउ इज़ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा. तो टाउ मुझे गिवन है 0.1 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ 2 इंटू
0.1 स्क्वायर अपॉन 12 इंटू अल्फ़ा। और टॉर्क इज़ कांस्टेंट, तो अल्फ़ा भी जो वैल्यू आएगा दिस इज़ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा 60 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी माई ओमेगा फाइनल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। तो ओमेगा फाइनल होता है मेरा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टाइम्स टी, और ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो अल्फ़ा इंटू टाइम 5 सेकेंड्स, यानी कि आ गया 300 रेडियंस पर सेकेंड। बस अब ये आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज़ आई इंटू ओमेगा। आई इज़ 2 इंटू 0.1 स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा 300। यहाँ से आपको एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पता चल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा स्क्वायर सिर्फ रोटेशन कर रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है इसमें, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर से मुझे सारे वैल्यूज़ पता है, हाफ इंटू आई इज़ एम ए स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर 300 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 कर रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ड्यू टू स्पिनिंग मोशन टू दैट अबाउट द सन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन। तो इसमें मुझे दो चीज़ पता करना है, ठीक है, देखिएगा। एक तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इट्स स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, और दूसरा ये अर्थ का एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो इस बार इस एक्सिस के अबाउट मेरा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों केस में मुझे एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये जो ओमेगा रोटेशन है और यहाँ पे ये मूव कर रहा है विथ ओमेगा रिवॉल्यूशन, तो पहले इन दोनों का वैल्यूज़ पता करते हैं। व्हाट विल बी माई ओमेगा रोटेशन? ओमेगा रोटेशन विल बी टोटल रेडियंस, यानी कि टोटल 2 पाई रेडियंस कवर कर रहा है रोटेशन में, और एक रोटेशन को पूरे 24 घंटे लगते हैं, यानी कि 24 इंटू 3600 सेकेंड्स रेडियंस पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट ओमेगा रिवॉल्यूशन के लिए देखेंगे हम, तो फिर से ये 2 पाई रेडियंस जो है कवर कर रहा है इन 1 ईयर। एक रिवॉल्यूशन के लिए पूरा 1 साल लगता है, तो टाइम विल बी 365 डेज़, हर एक दिन में 24 आवर्स, और हर एक दिन में 3600 सेकेंड्स। ये मुझे पता चल गया ओमेगा रोटेशन और ओमेगा रिवॉल्यूशन। तो अब हम पहले रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम पता करते हैं। तो एल जो रोटेशनल होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। व्हाट विल बी आई अबाउट दिस एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर अ सॉलिड स्फीयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा रोटेशनल, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो ये आएगा 2/5 इंटू मास ऑफ द अर्थ तो गिवन नहीं है, तो m इसको लिख देते हैं हम, और रेडियस जो दिया हुआ है अर्थ का दैट इज़ 6400 किलोमीटर्स इज इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू ओमेगा रोटेशनल, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है यहाँ से। नेक्स्ट मुझे देखना है एल रिवॉल्यूशनल। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मेरा आई होगा, व्हाट विल बी आई फॉर रिवॉल्यूशन? दिस विल बी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICM प्लस MD²। तो आई रिवॉल्यूशनल हो जाएगा, ICM मुझे पता है 2/5 mr² प्लस m इंटू D²। डी क्या है? इस सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस से ये सन एक्सिस के अबाउट का डिस्टेंस दिस इज़ D, एंड ये D मुझे पता है दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स।
इंटू 1.5 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर्स में करेंगे हम होल स्क्वायर। ये मुझे आई मिल गया इंटू ओमेगा रिवॉल्यूशनल से मल्टीप्लाई करके मैं रिवॉल्यूशनल एंगुलर मोमेंटम निकाल लूँगा। नेक्स्ट मुझे रेशियो पता करना है एल रोटेशनल अपॉन एल रिवॉल्यूशन का। तो आप जब इसे एक्सप्रेशन को लिखोगे तो दिस विल बी रोटेशनल इज़ 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, आर इज़ 6400 इंटू 10⁻3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा रोटेशनल अपॉन एल रिवॉल्यूशनल विल बी 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर 6400 इंटू 10⁻3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 1.5 इंटू 10⁸ प्लस 3 11 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा रिवॉल्यूशन। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 2.66 इंटू 10⁻⁻7। बस इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। मैंने ओमेगा रोटेशनल भी निकाल दिया है, ओमेगा रिवॉल्यूशन भी निकाल देता है और मास जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, मास का कभी ज़रूरत ही पड़ेगा नहीं। And this is the answer. Next question number 49. 49 there are two particles of masses m1 and m2 are joined by a light rigid rod of length r. तो दो पार्टिकल्स है जिसका मास मुझे गिवन है m1 एंड m2, इसको एक लाइट रॉड से जॉइन किया गया है। द सिस्टम रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। यानी कि ये सेंटर ऑफ मास, मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, क्या है इसके अबाउट, दिस इज़ माई ICM, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है विथ some angular velocity omega. To show that the angular momentum of the system is mu r square omega, where mu is the reduced mass of the system defined as m1 m2 upon m1 plus m2। तो सिंपली मुझे ICM के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो मैंने ये सेंटर ऑफ मास वाले अपने सीरीज़ में कवर किया था कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी m2 इंटू ये टोटल लेंथ अगर r है, दिस टोटल लेंथ इज़ r, देन दिस विल बी m2 r बाई m1 प्लस m2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी m1 r बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ICM पता कर लेते हैं। ICM क्या होगा, ICM विल बी इक्वल टू m1 इंटू x1 स्क्वायर, x1 या इसको r1 बोल देते हैं थोड़ा कंसिस्टेंसी के लिए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब r1 और r2 को पुट करेंगे तो m1 इंटू r1 इज़ m2 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ICM का वैल्यू पता चल जाएगा, डैट विल बी m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं m1 m2 कॉमन लूँ और यहाँ से m1 m2 कॉमन लूँ तो अंदर में m1 प्लस m2 पता बच जाएगा और डिनोमिनेटर से एक m1 m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट विल बी m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरा ICM आ गया। नेक्स्ट अब इसके बाद कुछ नहीं, अब मुझे L पता करना है। तो L क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम इज़ I इंटू ओमेगा। तो यहाँ से I है मेरा m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ही है गिवन
और इसी में मेरा m1, इसी में इसको म्यू आर स्क्वायर ओमेगा लिख दिया है क्वेश्चन में, और म्यू का वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कह दिया है। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। A dumbbell consists of two identical small balls of mass half kg each connected to two ends of a 50 centimeter long light rod। ठीक है, यानी कि क्या है कि एक डम्बल है जिसमें दोनों साइड में एक 0.5 kg का बॉल अटैच्ड है। 0.5 kg, ये भी 0.5 kg। स्मॉल बॉल्स का मतलब ये होता है कि इनका रेडियस जो है ना, रेडियस बहुत छोटा है, तो रेडियस कंसिडर नहीं करते, पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो आप इसको। ठीक है, स्मॉल बॉल्स का यही मतलब है। और इसे एक लाइट रॉड से कनेक्ट कर दिया है, और रॉड का जो लेंथ है वो गिवन है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द डम्बल इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड and perpendicular to its angular speed and perpendicular to it at an angular speed of 10 radians per second। यानी कि ये एक सेंटर ऑफ द रॉड से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट 10 रेडियंस पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। एन इम्पल्सिव फोर्स ऑफ एवरेज मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन्स acts on one of the masses in the direction of its velocity for 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसको टॉप व्यू से अगर हम देखें तो मान लिया ये जो है कुछ ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ 10 रेडियंस पर सेकेंड, और कहा है कि एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट किया है किसी भी एक डंबल पे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब कि मान लिया ये इस तरफ में जब इसका वेलोसिटी था, तो इसी टाइम पे एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट किया इस सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स का फॉर 0.1 सेकेंड। तो फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो नया एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 5 न्यूटन का जो फोर्स था, इसके कारण कितना टॉर्क एक्ट किया होगा। टॉर्क जो होगा इसके कारण दैट विल बी 5 इंटू इस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन से हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो दिस विल बी 0.5/2 दैट इज़ 0.25 मीटर्स। और इसका वैल्यू आ जाएगा, टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 0.125 न्यूटन मीटर। अच्छा, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें आई, तो दिस विल बी मास m इंटू आर स्क्वायर 0.25 स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स। तो यहाँ से ये आ गया 0.25 होल स्क्वायर। अब टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा यूज़ करेंगे अब, तो टाउ इज़ 0.125 इक्वल्स टू आई इज़ 0.25 होल स्क्वायर इनटू अल्फ़ा। और जब आप यहाँ से अल्फ़ा को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.125 डिवाइडेड बाई 0.25 होल स्क्वायर, just a second, 0. What is my m? तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। आई इज़ 0.25 इंटू टाउ। टाउ ये फोर्स 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है। 5 न्यूटन एक बार मैं कैलकुलेशन बस वेरीफाई कर रहा हूँ।
टॉर्क मैंने लिया इस 5 न्यूटन फोर्स के कारण, और ये 5 न्यूटन का फोर्स का कारण टॉर्क होगा 5 इंटू दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज़ 0.25। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे कुछ गलती कर दिया मैंने, दिस इज़ एक्चुअली 1.25। 1.25। कैलकुलेशन का बहुत ख्याल रखना आप लोग, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो अल्फ़ा यहाँ से आपको आ जाएगा 20 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से मैं फिर ओमेगा फाइनल निकाल सकता हूँ। वो कैसे? इनिशियल ओमेगा वॉज 10 रेडियंस प्लस जो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन एक्ट किया है 20 रेडियंस पर सेकेंड, वो एक्ट किया है फॉर अ टाइमिंग ऑफ 0.1 सेकेंड्स तक। तो यहाँ से मुझे ओमेगा फाइनल का वैल्यू पता चल जाएगा 12 रेडियंस पर सेकेंड, एंड दिस इज़ दी आंसर। फाइनल ओमेगा जो होगा 12 रेडियंस पर सेकेंड होगा। तो ये एक बढ़िया सा एग्जांपल था इम्पल्सिव फोर्सेस के केस में कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। इम्पल्सिव फोर्सेस के केस में आपको उस फोर्स का एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेना है, और वो टॉर्क से आप एंगुलर एक्सेलरेशन पता कर लोगे कि वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए कितना एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है। तो वहाँ से आप काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करके फाइनल ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। A wheel of moment of inertia 0.5 kg meter square and a radius 20 centimeter is rotating about its axis at an angular speed of 20 radians per second. If it picks up a stationary particle of mass 200 grams at its edge, find the new angular speed of the wheel. तो लिखा है एक व्हील है मेरा, and this wheel has a moment of inertia of 0.5 kg मीटर स्क्वायर। इसका रेडियस मुझे गिवन है, रेडियस इज़ 20 सेंटीमीटर्स, और ये रोटेट कर रहा है एट 20 रेडियंस पर सेकेंड। ये इनिशियल कंडीशन है। फिर बोला है कि फाइनली क्या हुआ कि एक स्टेशनरी मास था 200 ग्राम का, और वो स्टेशनरी मास फाइनली यहाँ रिम पे आके चिपक गया है। ये 200 ग्राम का मास चिपक गया है। तो पता करना है रेस्ट से जब ये मास चिपका है तो फाइनली ओमेगा क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं, ये सिंपल कॉलिजन का क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। हम लोग कॉलिजन में जब सॉल्व कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते थे। यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल केस है ये मेरा, इनिशियली, और ये मेरा फाइनल केस है, फाइनली। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या होगा? इनिशियल जो होगा एल इनिशियल, दिस विल बी आई ओमेगा। आई इज़ 0.5 इंटू ओमेगा इज़ 20, तो दिस विल बी 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और फाइनल क्या होगा? फाइनल होगा मेरा, फाइनली मेरा जो पहले आई मुझे पता करना है, इस सिस्टम का आई कितना होगा? दिस विल बी डिस्क का जो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज़ 0.5 प्लस इस पार्टिकल का कितना होगा? m इंटू आर स्क्वायर डेट इज़ 0.2 स्क्वायर। ये मेरा फाइनल होगा। तो एल फाइनल कितना हो गया? यहाँ से 0.5 प्लस 0.2 होल क्यूब इंटू ओमेगा। अब कंजर्व करेंगे हम इसे, एल फाइनल और एन इनिशियल को बराबर कर देंगे। तो 10 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2 का होल क्यूब इंटू ओमेगा, और यहाँ से हमें ओमेगा पता लग जाएगा, और वो आपका आएगा
19.7 रेडियंस के अराउंड, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। देखिए लिखा है अ डाइवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6 kg मीटर स्क्वायर। डाइवर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 6 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियंस पर सेकेंड। और ये इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ 2 रेडियंस पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। अबाउट दिस एक्सिस इफ़ ही फोल्ड्स हिज हैंड एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 kg मीटर स्क्वायर, यानी कि बाद में इसने अपना आई को ये आई इनिशियल मान लिया, फिर फाइनल ये ओमेगा इनिशियल मान लिया, तो फाइनली फिर बाद में इसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर कर दिया अपने हाथों को मोड़ के। तो फाइनल एंगुलर स्पीड पूछा है मेरे से, व्हाट विल बी न्यू एंगुलर स्पीड। तो फिर से मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूँगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो यहाँ से I1 इज़ 6 इंटू ओमेगा 1 इज़ 2 इक्वल्स टू I2 इज़ 5 एंड ओमेगा 2 मुझे पता करना है। यहाँ से आप ओमेगा 2 पता करोगे तो बहुत ईज़िली आपको ये मिल जाएगा, दैट इज़ 2.4 रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। देखिए अ बॉय इज सीटेड इन अ रिवॉल्विंग चेयर रिवॉल्विंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो ये एक रिवॉल्विंग चेयर में सीटेड है, ठीक है। 2 heavy balls form part of the revolving system and the boy can pull the balls closer to himself or push them apart, ठीक है। तो इनिशियली जो इनिशियल जो एंगुलर स्पीड है बॉय का, दैट इज़ 120 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, 120 RPM। और कहा है कि कुछ ऐसा सेटअप है, देखिए ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, कुछ यहाँ पे एक बॉय है, इसके पास 2 बॉल्स है जिसे ये या तो अपने पास खींच सकता है नहीं तो अपने से दूर भेज सकता है। तो इससे क्या होगा ना कि ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इफ़ बाई पुलिंग द बॉल्स क्लोजर द बॉय डिक्रीजेज the moment of inertia of the system from 6 kg meter square to 2 kg meter square, what will be the new angular speed? तो ठीक है, ये फिर से काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। इनिशियल मुझे RPM दिया है, इनिशियल मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, इनिशियल 6 kg था, 6 kg मीटर स्क्वायर, 6 kg मीटर स्क्वायर से रिड्यूस होके ये 2 kg मीटर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे ओमेगा फाइनल पता करना है क्या होगा। तो फिर से मैं I1 ओमेगा 1 इंटू I2 ओमेगा 2 को इक्वेट करूँगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ से मुझे ओमेगा फाइनल पता चल जाएगा, दैट विल बी 360 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा कॉलिजन वाला सीरीज़ देखा होगा तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये इसमें थोड़ा सा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक बॉय है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो कि अपने एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। एंड द बॉय होल्ड्स एन ओपन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। और ये मान लिया बॉय है, कि मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो बॉय है ये मुझे एक डॉट की तरह दिख रहा है, और ये बॉय ने एक ओपन अम्ब्रेला अपने ऊपर पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला तो मुझे सर्कल की तरह दिखेगा ऊपर से, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द बॉय इज़ 3 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
बॉय प्लस प्लेटफॉर्म जो गिवन है दैट इज़ 3 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, एंड दैट ऑफ द अम्ब्रेला इज़ 2 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अम्ब्रेला का है दैट इज़ 2 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। Now the boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed of 2 revolutions per second with respect to himself। तो देखिए बॉय ने इस अम्ब्रेला को घुमाना चालू किया है विथ एन रिलेटिव ओमेगा, दिखा है विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, यानी कि प्लेटफॉर्म के रिलेटिव या फिर बॉय के रिलेटिव जो स्पीड से घूम रहा है ये दैट इज़ 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो इनिशियली मेरा पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। अब मेरे बॉय ने अम्ब्रेला जब घुमाना चालू किया है तो फिर से फाइनली भी जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए प्लेटफॉर्म भी एक अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। मान लिया दिस इज़ ओमेगा पी। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म। तो यही ओमेगा पी मुझे पता करना है। तो देखिए मुझे ये मालूम है कि इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम था सिस्टम का पूरा रेस्ट पे है तो ज़ीरो है, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी आई ऑफ बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, और बॉय प्लस प्लेटफॉर्म जो रोटेट कर रहा है दैट इज़ एट ओमेगा पी, प्लस अम्ब्रेला का एंगुलर मोमेंटम आई यू इंटू ओमेगा यू। ये पूरा एंगुलर मोमेंटम शुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले और एक चीज़ छोड़िए, ये हम पूरा साइन कन्वेंशन से करेंगे, इसे देखते हैं। मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानूंगा। ये मेरा साइन कन्वेंशन रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग। मुझे पहले तो अम्ब्रेला का एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। उसके लिए कैसे पता करेंगे हम? जो मेरा अम्ब्रेला है वो इनिशियली 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। देखिए एब्सोल्यूट के लिए मुझे एक चीज़ बता देता हूँ मैं। एब्सोल्यूट के लिए बस जो रिलेटिव वेलोसिटी है और प्लस जो फ्रेम का वेलोसिटी है प्लस ओमेगा पी मैं कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा यू क्या होगा? ओमेगा जो रिलेटिव गिवन है दैट इज़ 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और ये क्लॉकवाइज मैंने माना है ना, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज इज़ नेगेटिव अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन, प्लस ओमेगा प्लेटफॉर्म। तो दिस इज़ माई ओमेगा यू। बस यही एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, बाकी आप अब इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो आई बी प्लस पी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय प्लस प्लेटफॉर्म गिवन है 3 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा प्लेटफॉर्म मुझे पता करना है, प्लस अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है दैट इज़ 2 इंटू 10⁻³ इंटू फिर ओमेगा यू मुझे मालूम है अब -2 प्लस ओमेगा पी। और ये पूरा जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है दिस शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज़ द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और जब आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे 10⁻³ इज कैंसिल आउट, तो 3 ओमेगा पी प्लस 2 ओमेगा पी -4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ओमेगा पी आपको मिल जाएगा 4/5 दैट इज़ 0.8 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। A wheel of moment of inertia 0.1 kg meter square is rotating about a shaft at an angular speed of 160 revolutions per minute। तो एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। ये एक मान लिया ये कोई एक शाफ्ट है,
इस शाफ्ट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है at n equals to 160 rpm. Now a second wheel is set into rotation at 300 revolutions per minute. ठीक है, बोला है कि सेकेंड व्हील रोटेशन में एंड इज कपल्ड टू द सेम शाफ्ट सो दैट बोथ द व्हील्स फाइनली रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. तो बोला है एक दूसरा व्हील इसी शाफ्ट पे माउंट किया गया है और इस व्हील का जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. और कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये जो दोनों व्हील्स थे जो इस एक्सिस पे माउंटेड थे, ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ 200 आरपीएम से रोटेट करने लगे. तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड व्हील. तो दूसरे वाले व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है मुझे. तो बहुत ही सिंपल है ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, ये मेरा फाइनल कंडीशन है. तो इनिशियली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करेंगे हम इसमें. तो फाइनल दिस विल बी I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा. फाइनली दोनों व्हील्स मेरा सेम ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा विल बी कॉमन. तो व्हाट इज़ माई I1? I1 इज़ 0.1, दिस इज़ 0.1 इंटू ओमेगा 1 इज़ 160 RPM 160 प्लस I2 मुझे पता करना है और ओमेगा 2 वॉज 300 RPM 300 इक्वल्स टू फिर से I1 वॉज 0.1 इंटू ओमेगा गिवन है 200 प्लस I2 मुझे पता करना है और फिर से ये 200. तो इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम. तो इसमें मुझे सिर्फ I2 अननोन है और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको I2 का वैल्यू पता चल जाएगा. दैट विल बी 0.04 kgs मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. तो क्वेश्चन 56 कह रहा है A kid of mass m stands at the edge of the platform of radius r. चलिए आज के लिए हम क्वेश्चन 55 तक ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन 56 और फिर क्वेश्चन 57 दोनों लिंक्ड है और 58 भी उसके बाद लिंक्ड है. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 56 के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. आप अपनी तैयारी ऐसी करते रहें एंड मूव फॉर मोर सच वीडियो टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू एवरीवन.